कि ये किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, ये इसका काम है गैल्वेनोमीटर का। उसके बाद आप लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल है अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड a current carrying coil placed in a magnetic field a current carrying coil placed in a magnetic field experiences a current dependent torque experiences a current dependent torque experiences a current dependent torque which tends to rotate the coil which tends to rotate the coil which tends to rotate the coil and produces angular deflection and produces angular deflection and produces angular deflection। पहले नोट करें, फिर मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद इसके बाद एक डायग्राम बना लेना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस डायग्राम में, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वगैरह तो वो अब एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल है, इसको ऐसे मोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होती है, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं है। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट तो यू शेप्ड होती है, पूरी की पूरी यू शेप्ड होती है, लेकिन ये बीच में स्पेस बनाकर रखा हुआ है ताकि यहाँ पर एक पॉइंटर फिक्स करा जा सके। पॉइंटर किस तरीके से कि यहाँ पर एक ज्वेल्ड बियरिंग लगाई जाती है और एक सिलेंड्रिकल कॉइल रख दी जाती है, उसके ऊपर एक, दो, तीन, जितना चाहें आप नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब उसके ऊपर आप जितने चाहें वायर लपेट सकते हैं। वो वायर लपेटे किस लिए जाते हैं वो अभी बताऊंगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स किस लिए बढ़ाया जाता है वो अभी बताएंगे। एक ज्वेल्ड बियरिंग ऐसे नीचे होती है, ठीक है, और यहाँ से कनेक्टेड होता है एक पॉइंटर, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा लीनियर स्केल होता है एक, लीनियर स्केल जिस पर वैल्यूज होती हैं कुछ भी ऐसे। इस तरह से एक स्केल होता है,
तो उस स्केल पर जितना आगे वो डिफ्लेक्शन देगा, जितना आगे वो डिफ्लेक्ट होगा, तो मैं उतना ये समझ जाता हूँ कि हाँ करंट की इंटेंसिटी ज्यादा है। कितनी इंटेंसिटी है, मतलब करंट की वैल्यू कितनी है, कितने एम्पियर का है, वो नहीं बता पाता मैं। ठीक है, लेकिन अब हम ये देखेंगे, पहले गैल्वेनोमीटर को पढ़ लेते हैं, इसका प्रिंसिपल भी अभी आपको समझाता हूँ। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये गैल्वेनोमीटर है, क्या मैं इस गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर भी कर सकता हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। ये सिर्फ और सिर्फ ये बता देता है कि हाँ भाई हाँ ये जो सर्किट है ये खतरनाक है, इसके अंदर करंट है, इससे बच के रहने का, ये बता देता है। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है, करंट मेजर नहीं करता। ठीक है, हम ये कहेंगे कि क्या गैल्वेनोमीटर करंट मेजर भी कर सकता है, तो हम ये बताएंगे हाँ जी कर सकता है, हम उसको करवाएंगे करंट मेजर। या गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V, उसको भी मेजर कर सकता है। हम ये कहेंगे नहीं ऐसे तो नहीं कर सकता, पर कुछ अरेंजमेंट लगाकर हम उसको करा सकते हैं, और बड़ा आसान सा है। अगर करंट मेजर करना होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी ये, अगर करंट मेजर करना होता है तो गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में। ठीक है, और अगर वोल्टेज मेजर करनी होती है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में। ये दो होते हैं, और उस रेसिस्टेंस को हम शंट रेसिस्टेंस बोलते हैं, SHUNT, शंट रेसिस्टेंस। ठीक, एक एक पॉइंट में मैं आपको लिखवाऊंगा वो चीज। प्रिंसिपल जरा देखिए, प्रिंसिपल में कोई नई चीज नजर नहीं आएगी आपको। क्या है, a current carrying coil placed in a magnetic field experiences a current dependent torque। एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसको एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। वो हमने कल देखा था, कितना, वो नीबा साइन थीटा, नीबा साइन थीटा या बीना साइन थीटा, कल पढ़ा था, है ना। अच्छा, और वहीं पर हमने ये देखा था कि विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूसेस एंगुलर डिफ्लेक्शन। वो कॉइल को रोटेट करता है, वो कॉइल को रोटेट करता है। तो प्रिंसिपल यही है। तो भाई इसका तो पॉइंटर रोटेट हो जाना चाहिए था पूरा अच्छे तरीके से, रोटेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखी है हमने। स्प्रिंग क्या करता है, इसको वापस खींच कर ले आता है। एक पॉइंट तक वो रोटेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि करंट की इंटेंसिटी कितनी है, उतना ज्यादा वो आगे डिफ्लेक्ट होगा, और फिर उसको स्प्रिंग वापस खींच कर ले आएगा, नहीं तो वो तो रोटेट ही होता रहेगा फालतू में। करंट जा रहा है उसके अंदर, वो उसने घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो अननेसेसरी एनर्जी की वेस्टेज है। हम ये चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में एनर्जी की वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, पता चले कि गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं जी हम इसमें, तो थोड़ा सा ना करंट गैल्वेनोमीटर भी रेसिस्ट कर जाएगा, थोड़ा सा करंट वो भी ले लेगा। तो हम गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट डिटेक्ट करने की एक डिवाइस, जिससे सिर्फ ये पता चल जाए कि भाई करंट इसमें है या नहीं है, बस। तो उसमें पावर की वेस्टेज, एनर्जी की वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए। हाँ, जो करंट है वो भी मेजर कर सकता है, वो कैसे करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो ऊपर और नीचे जो ये दो बनाए गए हैं, ये इस तरीके से हैं कि सोचो कि मेरे पास में थोड़ा सा ये छोटा है ना, तो इसको थोड़ा बड़ा बनाकर दिखा देता हूँ बस। आप ये सोचिएगा कि ये एक सिलेंड्रिकल कॉइल रखी गई है अंदर, विच इज एबल टू रोटेट, ये रोटेट हो सकती है। इसके नीचे हमने ऐसा एक पॉइंटर लगा रखा है, और ऐसे ही इसके ऊपर भी एक पॉइंटर लगा रखा है। इसको ज्वेल्ड बियरिंग बोल देते हैं, JEWEL, ज्वेल्ड बियरिंग ये बोल देते हैं। तो ये ऊपर भी सिलेंडर के सेंटर पर कनेक्टेड है, और नीचे भी ये सिलेंडर के इस तरह से है, आप सोचिएगा। ऐसे ही सिलेंडर के जो सेंटर है उससे कनेक्टेड है, तो उस पर वो घूम सकता है। ठीक है, लेकिन घूम तो कितना सकता है, पूरा घूम सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि उसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो, तो हमने क्या करा है, उसके साथ में स्प्रिंग भी कनेक्ट कर रखा है। तो उसका ना डिफ्लेक्शन ज्यादा, उसका जो सर्कुलर मोशन है वो नहीं हो पाएगा, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगा। तो सर्कुलर मोशन नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, क्योंकि स्प्रिंग उसको वापस खींच लेगा कि भाई वापस आ जा, ज्यादा ताकत दिखाने की जरूरत नहीं। बताइए जी, समझ में आ गया इतना। बाकी बच्चे बताएं, ऑनलाइन वाले, सर अभिनव, एक और आदित्य। बार यस सर। एक्सप्लेन कर दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये उसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो ये मैंने ये कर्व बनाया है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और अंदर जो कहानी है, अंदर जो ये कॉइल बना रखी है, ये कॉइल भी एक सिलेंड्रिकल कॉइल है। तो छोटा सा सिलेंडर लिया है, छोटे से सिलेंडर को हम इमेजिनरीली ये मान सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह ही बिहेव करेगा। छोटी सी अगर कोई डिवाइस है ना, तो हम उनकी शेप्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
हम कहेंगे कि सिलेंडर है, सिलेंडर विल बिहेव लाइक अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जैसा हमने पहले पढ़ा था। तो प्रिंसिपल वही है कि करंट कैरिंग कॉइल जो है, करंट कैरिंग कॉइल क्या है, मैंने इसमें पूरा बनाया नहीं है, यहाँ पर ये एक बैटरी इसको पावर दे रही है, ठीक है, बैटरी इसको पावर दे रही है। तो पूरा बनाया क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे से बनाने के लिए पूछा तो जाएगा नहीं एग्जाम में, तो मैं इसमें फालतू मेहनत नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि बैटरी इसको पावर दे रही है, यानी कि इसके अंदर करंट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो इसका मतलब इस पर एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्यों लगेगा, क्योंकि एक फोर्स अपवर्ड एक फोर्स इनवर्ड, तो वो उसको घुमाना शुरू कर देगा, तो टॉर्क लगेगा। तो जो टॉर्क है, टॉर्क क्या करता है, किसी भी कॉइल को पूरी तरह से घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन हमने यहाँ पर स्प्रिंग भी कनेक्ट कर रखी है, स्प्रिंग जो है वो उसको घूमने ही नहीं देगा, जरा सा वो, जैसे पॉइंटर यहाँ पर है, पॉइंटर यहाँ पर है, वो जरा सा ऐसे हुआ घूमने के लिए, स्प्रिंग उसको वापस खींच के वापस यहीं ले आएगी, ठीक है। क्यों, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ ना, तो डिफ्लेक्शन से मुझे सिर्फ ये पता चल गया कि हाँ इसके अंदर करंट था, करंट नहीं तो उसमें टॉर्क दिया, तभी तो उसने घूमने की कोशिश करी। तो हमें बस उसकी वो कोशिश देखनी है गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर में मैं नहीं चाहता कि ये नीडल जो है ये पूरी तरह से घूमे, मैं चाहता हूँ बस ये डिफ्लेक्शन दिखा दे, ताकि मुझे करंट की प्रेजेंस का पता चल जाए। समझ गए? यस सर। ठीक है। तो जो टॉर्क है यानी कि रोटेटिंग फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं, तो वो जो टॉर्क है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन इनटू टॉर्शन कांस्टेंट, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, के इनटू अल्फा। बस ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का, नोट करेंगे अब आप। यहां लिखेंगे आप, द फील्ड इज रेडियल, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर रेडियल होगा। रेडियल क्यों होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से होगा कि जिस पॉइंट पर हम देखेंगे उस पॉइंट पर वो टेंजेंशियल होगा, कॉइल के जिस पॉइंट पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे वो टेंजेंशियल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, और उसका कारण ये भी है कि हमने यहाँ पर नॉर्थ और साउथ को कर्व्ड बनाया है, उसके घूमने के लिए हमने उसको पूरा स्पेस दिया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल and the plane of the coil always remains perpendicular to the field, field मतलब मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल, तो प्लेन ऑफ द कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अच्छा, and we know that torque experienced by such a coil, torque experienced by such a coil is tau is equal to force into perpendicular distance, ये वही कहानी है जो कल भी करी है, सेम कहानी है, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं, नया बस ये नया अब बताऊंगा, नया अब बताऊंगा। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको हमने क्या बोला था, टाउ इज इक्वल टू, सीधा लिख दूं, NIBA नीबा साइन थीटा, नीबा साइन थीटा, वो परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, सिर्फ नीबा, NIBA नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I है करंट इन द कॉइल, B है मैग्नेटिक फील्ड, और A है एरिया ऑफ द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पर परपेंडिकुलर, कॉइल पर परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये नॉर्थ पोल है
और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहने वाला। और रहेगा कहाँ पर, कि कॉइल जैसे जैसे घूमेगी, तो क्योंकि कॉइल जो है वो हमारी सिलेंड्रिकल कॉइल ले रखी है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर उसको मैं बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर उसको मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिलेंडर बहुत छोटा है, तो हम बहुत छोटे सिलेंडर को रेक्टेंगल मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल वाला कंसेप्ट लगा देंगे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो आप ये देखें कि किसी भी पॉइंट पर आप देखो, इसके कॉइल के किसी भी पॉइंट पर देखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा। तो जब कॉइल के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, तो फिर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री बन गया, तो थीटा 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1 हो गया। समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप ये देखिएगा, टाउ इज इक्वल टू नीबा हो गया। यहाँ तक की कहानी जो है ये हमने कल कर रखी थी, इसके आगे की कहानी देखते हैं जरा। लिखेंगे द टॉर्क टाउ डिफ्लेक्ट्स द कॉइल थ्रू एन एंगल अल्फा। पूरी तरह से घूम नहीं रहा है, पूरी तरह से घूम नहीं रहे, मामूली सा डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि बाकी उसको स्प्रिंग वापस खींच कर ले आएगा। तो लिखेंगे द टॉर्क टाउ deflects the torque tau deflects the coil through an angle alpha, deflects the coil through an angle alpha, full stop. A restoring torque is set up in the coil a restoring torque a restoring torque is set up in the coil due to the elasticity of the springs, due to the elasticity of the springs. Due to the elasticity of the springs such that tau restoring लिखना नीचे, tau restoring is proportional to alpha। ठीक है, एंगल जो डिफ्लेक्शन वाला एंगल है उसको हम अल्फा ले रहे हैं, टाउ रीस्टोरिंग इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। इट इंप्लाइज दैट टाउ रीस्टोरिंग is equal to k alpha, is equal to k alpha, where k is the torsion constant of the spring। रीस्टोरिंग का मतलब क्या है, वो जितना डिफ्लेक्ट करा उसको रीस्टोर कर दो, वापस उतना ही टॉर्क लगा दो, ताकि वो वापस अपनी सेंट्रल पोजीशन पर आ जाए। मूविंग जो भी गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में नीडल हमेशा बीच में रुकी रहती है। ठीक है, तो नोट करें, वेयर k is the where k is the torsion constant of the spring, where k is the torsion constant of the spring, so restoring torque must be equal to deflecting torque, must be equal to डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क कितना है, के अल्फा। ठीक है, याद रखिए बेटा, यहाँ तक तो वही कहानी थी जो कल करवाई है, उसको इससे रिलेट करके बता रहा था बस। इसके आगे की कहानी है जो हमें आगे करनी है, जो आगे इसके न्यूमेरिकल्स में काम भी आती है, और न्यूमेरिकल्स भर के आते हैं इसके, खूब आते हैं न्यूमेरिकल। मतलब हर साल, कोई भी साल इसमें ऐसा नहीं जाता जिसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का न्यूमेरिकल ना आता हो। और बेहद आसान न्यूमेरिकल है, पूरा बढ़िया स्कोरिंग वाला न्यूमेरिकल है। ठीक, देखिएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है, के अल्फा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है,
नीबा। ठीक है, अगर यहाँ से हमको डिफ्लेक्शन निकालना है कि कितना वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो NIBA अपॉन K। टॉर्जन कांस्टेंट गिवन होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्प्रिंग कितना ज्यादा पावर वाला स्प्रिंग है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा क्या हो गया, NB नीबा अपॉन के, ये हो गया। तो यहां से क्या कहेंगे, अल्फा जो है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिफ्लेक्शन, जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा कॉइल में डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा गैल्वेनोमीटर में, जितना करंट ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा कॉइल का उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग का टॉर्जन कांस्टेंट, ये जितना कम होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, मैं यहां से अगर आई की वैल्यू निकालूं, करंट की वैल्यू निकालूं, नीबा इज इक्वल टू के अल्फा, आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फा, आई इज इक्वल टू लिख दीजिए जी अल्फा, आई इज इक्वल टू कैपिटल जी अल्फा, वेयर G is equal to K upon NBA, K upon NBA is called, K upon NBA is called galvanometer constant or current reduction factor, is called galvanometer constant or current reduction factor, करंट रिडक्शन फैक्टर। याद रखिएगा, इन दोनों को मैंने अंडरलाइन क्यों करा है कई बार न्यूमेरिकल में, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट दे देता है और दिमाग वहां घूम जाता है, यार गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, मुझे नीबा की वैल्यू तो पता ही नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता, करंट नहीं पता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, एरिया ऑफ द कॉइल नहीं पता, मैं कहां से डिफ्लेक्शन निकाल दूंगा। वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट देकर उन्होंने अपना काम भी और आपका काम भी आसान कर दिया, उन्होंने के अपॉन एनबीए पूरा दे दिया। तो जब ये पूरी वैल्यू दे दी तो आपका कैलकुलेशन वर्क बहुत आसान हो गया, क्वेश्चन आएगा एक नंबर का। लेकिन अगर किसी को ये नहीं पता कि गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्या है और करंट रिडक्शन फैक्टर क्या है, एक ही बात होती है, दोनों एक ही बात है, अगर वो नहीं पता तो फिर आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मैं आगे देखूंगा। हम ना ऐसे बोलते हैं कि जैसे मतलब कोई किसी ने किसी को हल्का सा कुछ डांट दिया, वो बेचारा रोने लगा, है ना, और किसी ने किसी की खूब अच्छे से पिटाई कर दी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तब भी हंस रहा है, कहते बड़ा बेशरम है ये तो, है ना। और किसी को जरा सा डांट दिया, वो बेचारा डांटने पर ही रोना शुरू कर दिया, तो ये कहते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब इसको हल्का सा भी आप डांटोगे वो उतने पर ही रोना शुरू कर देगा, मतलब उसको जरा सी बात भी लग जाती है। अब वही चीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी वही है। अगर मामूली सा भी करंट चला जाए और वो डिफ्लेक्शन बहुत मामूली सा, मतलब मिली एम्पियर्स का, माइक्रो एम्पियर्स की रेंज का, और उतने पर भी वो डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो मैं कहूंगा भाई बड़ा जबरदस्त गैल्वेनोमीटर है, बहुत बढ़िया सेंसिटिविटी है इसकी। तो सेंसिटिविटी हाई होने का मतलब ये है कि आपने इशारा करा है, बस करंट हल्का सा दिया है उसको, बहुत मामूली सा, इतना मामूली जो माइक्रो एम्पियर की रेंज का है, तो वो बहुत मामूली सा करंट है, तो वो आपने दिया, वो ऐसा करंट है कि आपने लाइव वायर को छू भी लिया तो भी करंट नहीं लगेगा। ठीक है, जो हमारे यहाँ लैंडलाइन टेलीफोन्स आते हैं उसके जो लाइव वायर है ना, कभी अगर वो कट जाए, तो कभी अगर ऐसा हो कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो, उसको छू कर देखना, हल्की हल्की सी गुदगुदी होगी आपको, है ना, उसमें करंट होता है, वो करंट परेशान नहीं करेगा आपको, गुदगुदी सी होगी हाथ में कि यार ये क्या है, तो वो करंट होता है, और वो करंट आपका 12 वोल्ट से भी कम का करंट होता है। तो वो सॉरी, वो तो वोल्टेज हो गई उसकी, जो करंट है वो आपका माइक्रो एम्पियर्स की रेंज का होता है। उतने करंट पर भी अगर कोई डिफ्लेक्शन दे दे तो हम कहेंगे बहुत बढ़िया गैल्वेनोमीटर है, करंट की प्रेजेंस को बता रहा है। बहुत मामूली सी वोल्टेज को भी अगर कोई वोल्ट मीटर
डिफ्लेक्शन दे दे, वोल्ट मीटर वैल्यू मेजर कर दे उसकी, तो हम बोलेंगे बहुत सेंसिटिव वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये मिटा रहा हूं यहां से। हाँ, दोबारा बोलो क्या? पर डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन, हाँ, ये करंट अपॉन डिफ्लेक्शन ही तो है, तो करंट इन द कॉइल पर डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। और ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, इसीलिए आप ये चीज बता भी रहे हैं। पर डिग्री में होगा या फिर पर रेडियन में भी हो सकता है। अल्फा हमारा डिग्री में भी आ सकता है, रेडियन में भी आ सकता है। डिग्री और रेडियन में चेंज करना बेहद आसान है, वो भी अभी देख लेते हैं। देखिए, नोट करेंगे अब आप सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, इसमें लिखेंगे गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज is said to be sensitive if it shows large scale deflection even when a small current, if it shows large scale deflection even when a small current is passed through it, or a small voltage is applied or a small voltage is applied across it। फिर दो तरीके की सेंसिटिविटी होती है, नोट करें। करंट सेंसिटिविटी, दोबारा, हाँ, एंगल की यूनिट तो रेडियन है या डिग्री है, रेडियन या फिर डिग्री। हाँ, ऐसा यूनिट वैसे रेडियन होती है एंगल की, डिग्री नहीं, रेडियन होती है ऐसा यूनिट। क्या, दोबारा बोलो? रेडियन की टर्म्स में लिया जाता है। देखो, वो तो ऐसी चीज हो गई कि जैसे मतलब हमने शुरुआत में रेक्टेंगल के एरियाज वगैरह भी देखे थे, तो शुरुआत में तो आपको ये भी नहीं बताया गया होगा कि ऐसा यूनिट क्या होती है। आपको दूसरी तीसरी क्लास से ही पता है कि लेंथ की यूनिट होती है एक सेंटीमीटर, एक मीटर होती है, फुट होती है, इंचेस होती है, ये सब कुछ बताया गया। धीरे 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 जब हम आगे बढ़े, तो हमको 9th क्लास में बताया गया था कि ऐसा यूनिट ये होती है, या 8th में बताया गया था। और फिर 11th में ये पता चला कि नहीं भाई, एक सीजीएस सिस्टम भी होता है, एक एफटीएस सिस्टम भी होता है, एक एमकेएस है, एमकेएस का ही एडवांस वर्जन ऐसा ही कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है। ठीक है, और डिग्रीज तो शायद आपने पढ़ी ही 9th क्लास में या 8th क्लास में होगी, उससे पहले तो एंगल वगैरह आपको ज्यादा बताया ही नहीं गया होगा, है ना। बताया गया था तो आपने जानने की कोशिश ही नहीं करी होगी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ज्यादा, जिनको उतना ही बताया जाएगा जितना उनको मतलब का है, तो धीरे धीरे करके बताया जाता है। तो जो रेडियन है, रेडियन उसकी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मतलब ओवरऑल द वर्ल्ड सिस्टम, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। वही तो बात है, हाँ, वही सारी चीजें। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, तो बताते रहते हैं चीजें। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी में आप नोट करें, it is it is defined as the deflection produced in the galvanometer
It is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it. When a unit current flows through it. ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, तो इसको बोल देते हैं हम आई एस, करंट, आई फॉर करंट एंड एस फॉर सेंसिटिविटी, defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit current flows through it. Unit current flows through it. तो अल्फा अपॉन आई, अगर इसको आई से डिवाइड कर देंगे, जो भी करंट है, करंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो 1 एम्पियर के लिए आ जाएगा। ठीक है, अल्फा अपॉन आई। और ज्यादा चाहते हैं इसको सिंप्लीफाई करना, तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो आई अपॉन अल्फा क्या है, के अपॉन एन बी है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अल्फा अपॉन आई रेसिप्रोकल हो जाएगा एन बी ए अपॉन के। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को, करंट सेंसिटिविटी तक? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या, यस सर। यस सर। Yes, sir. ऋषा, Yes, sir. प्रतिभा, वंशिका। Yes, sir. ओके, आगे चलता हूं मैं। नोट करें, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में लिखेंगे, it is defined as the deflection produced in the galvanometer it is defined as the deflection it is defined as the deflection produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its ends. When a unit potential difference is applied across when a unit potential difference is applied across its ends. ठीक है, तो जैसे आई एस था करंट सेंसिटिविटी अल्फा अपॉन आई, ऐसे ही वी एस हो जाएगा अल्फा अपॉन वी। अल्फा अपॉन वी, अब वी क्या होता है एज पर ओम्स लॉ, आई आर, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा अपॉन आई आर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन आई इंटू 1 अपॉन आर, ऐसे कर दिया। और अल्फा अपॉन आई क्या आया था, एन बी ए अपॉन के, तो ये हो गया एन बी ए अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर, तो वी एस की वैल्यू हो गई एन बी ए अपॉन के आर। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी।
उसके बाद देखिएगा, फिर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। तो फैक्टर तो हमें पता है कि किस किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर, करंट पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर, टॉर्जन कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है कि इसके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के एडवांटेजेस क्या हैं और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वो सीधे सीधे पॉइंट्स हैं। तो आप क्या करें, आप उसके लिए ना एक पेज छोड़ दीजिए बस, जो आपके नोट्स हैं उस नोट्स में एक पेज छोड़ दीजिए या 3/4 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। 3/4 मतलब एक से थोड़ा सा कम छोड़ दीजिए, बस उतना थ्योरेटिकल पोर्शन है। उसके बाद आप इसका एक न्यूमेरिकल नोट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल नोट करेंगे 75% ऑफ अ पेज, मतलब एक पेज से थोड़ा सा कम। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू कर लो। थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं आपको 6:30-7 बजे तक फोटो उसकी भेज दूंगा, वो अपने नोट्स में लिख लेना बस। तो वो थ्योरी में बार बार लिखूंगा, आप लोग लिखें, इट्स बेटर कि उसको नोट कर लेना, उसमें कुछ समझाने वाला भी नहीं है, समझ जाओगे अपने आप। क्वेश्चन नोट करें आप, इसमें 2-4 एडवांटेजेस हैं, 2-4 डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नोट करें। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया तो क्वेश्चंस जो आपको करा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आ भी चुके हैं और एनसीईआरटी वाले भी हैं, मतलब ये एनसीईआरटी वाला कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ मत देना। क्वेश्चन है, a rectangular coil of area 5 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर फाइव इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर एंड 60 टर्न्स इज pivoted सिक्सटी टर्न्स इज pivoted। देखिए pivoted का मतलब क्या होता है, एक चीज होती है फिक्स्ड। फिक्स करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, हमने 1 2 3 4 4 कीले लगाई और हमने उसको टाइट कर दिया, स्क्रू लगाए, टाइट कर दिया, ठीक है, तो वो तो हो गया परमानेंट फिक्सेशन। पाइवट करने का मतलब ये है कि मैंने ऊपर एक पॉइंटर लगाया, नीचे एक पॉइंटर लगाया और उसको बना दिया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि वो इस तरह से घूम सकता है। वो फिक्स तो है लेकिन अपनी एक्सिस के अबाउट फिक्स है, वो घूम सकता है, उसको कहते हैं पाइवट करना, ठीक है। तो 60 टर्न्स इज पाइवटेड अबाउट वन ऑफ इट्स वर्टिकल साइड्स, अबाउट one of its vertical sides, full stop. The coil is in a radial horizontal field the coil is in a radial horizontal field of 90 G of 90 G। ये कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ क्या है, बताता हूँ। अभी इसको वैसे गॉस बोलते हैं। एक गॉस, वन गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। तो ये एक यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। हाँ, तो the coil is in a radial horizontal field of 90 G, full stop. What is the torsional constant of the hair springs what is the torsional constant of the hair springs connected to the coil
connected to the coil if a current of 0.20 milliampere if a current of 0.20 milliampere produces an angular deflection of 18 degree, produces an angular deflection of 18 degree question mark। अब सॉल्यूशन में नोट करके लिख लेना, वन गॉस is equal to 10 to the power minus 4 टेस्ला। कई बार वो ऐसे दे देते हैं, वन गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, ये हो गया। और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन कई बार अगर इस तरीके की अजीब यूनिट जो कि यूज नहीं करी जाती है, अगर वो दे देते हैं ना, तो वो साइड में ब्रैकेट में, मतलब वो इतने बुरे नहीं होते एग्जाम जो सेटर्स होते हैं, वो साइड में लिख कर दे देते हैं कि 1g इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 4t। ठीक है, जो पाई की वैल्यू भी लिख कर दे देते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो उनसे इतना तो उम्मीद करी जा सकती है। ठीक, चलिए जी। तो अब मैंने ये कहा रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ कॉइल कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर ही होती है, तो मीटर स्क्वायर में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 टर्न्स, कैपिटल एन कितना हो गया 60। द कॉइल इज इन अ रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड, हॉरिजॉन्टल फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जा रही है, तो बी कितना हो जाएगा 90 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला, 90 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। उसके बाद करंट, करंट भी दे रखा है कितना 0.20 मिली एम्पियर, है ना। मिली एम्पियर का मतलब क्या है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, 0.20 बोलो या 0.2 ही बोल दो, एक ही बात है। 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। उसके बाद डिफ्लेक्शन अल्फा, अल्फा क्या दे रखा है 18 डिग्री, डिग्री में छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास ये सारी वैल्यू हो गई, क्या बचा, क्या बचा, फॉर्मूला देखो ना, के ही तो बचा। जब मेरे पास के बचा तो के को तो फॉर्मूला डालकर निकाल लेंगे, और वही क्या होता है, वही इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो आप ये देखेंगे गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा ना जैसे पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखते ही एकदम घबराहट हो जाएगी मन में कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, और खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली बात है, फिर सीधा फॉर्मूला लगाइए और करिए इसको सॉल्व। तो क्या था, वही रीस्टोरिंग टॉर्क, जो गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल था, वही रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, अब एक और देख लो थोड़ी सी स्मार्टनेस, स्मार्टनेस ये है कि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गैल्वेनोमीटर नहीं लिखा है, गैल्वेनोमीटर कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन जब बात हो रही है रेक्टेंगुलर कॉइल की, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, और जब टॉर्क है तो टॉर्क के साथ में इन्होंने हेयर स्प्रिंग्स की बात कर दी। जैसे ही आया मैं समझ गया कि यहाँ गैल्वेनोमीटर का ही फंडा लगना है। ठीक है, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कितना, बस थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 आ रहा है, 2 को बढ़ाकर 3 कर दो। देखिए जी, हम जानते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, के अल्फा, के अल्फा इज इक्वल टू क्या था नीबा, और हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो के पूछ रहे हैं, तो के कितना हो जाएगा नीबा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब के इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 60, 60 मल्टीप्लाई बाई करंट कितना है 0.2, गुड इवनिंग, 10 की पावर माइनस 3। बी कितना है 90 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ए कितना है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 18 डिग्रीज। कर लेना सॉल्व, कितना आ रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन मीटर
पर डिग्री। ठीक है, न्यूटन मीटर पर डिग्री ये इसकी टॉर्शनल कांस्टेंट की यूनिट होती है। अगर नीचे जो एंगल है वो रेडियन में दे रखा है तो बस एक काम कर देना, न्यूटन मीटर पर रेडियन कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस इतना कर लीजिए बेटा, बाकी कल करवाता हूँ आपको, और रात को वही 9:15 एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है ना? सर कल मेरी क्लास है 9 o'clock। 9 o'clock क्लास है, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ फिर 10 बजे ले लूंगा क्लास। क्या हो गया फिर, 10 बजे तो घर पर ही रहते हो आराम से, ऑनलाइन ले रहा हूँ। चलो मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ अरेंजमेंट करके देखता हूँ। सभी बच्चों से पूछ लूंगा, क्योंकि कहीं ना किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है।